गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। थोड़े से कैमरे में दिक्कत आ गई है तो कलर कम्बिनेशन बिगड़ गया। हम लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं है, देखते हैं। अच्छा, आज के वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अंत में कुछ घोषणा करेंगे, खासकर दिल्ली वाइस प्रिंसिपल का तो चल ही रहा है, और इसके अतिरिक्त केवीएस के असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड फाइनेंस ऑफिसर इंटरव्यू के लिए हम लोगों ने पूरे बोर्ड का गठन कर लिया है। वीडियो सुनिए, फिर बाद में बताते हैं। अब मैं चलता हूं कुछ बेसिक बात पे जो हमारे रिसर्च से आया है कि सैकड़ों गुरुओं को मैंने ट्रेंड किया यूपीएससी प्रिंसिपल के लिए, और उसमें जो चीज समझ में आई कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकी। वो उसके बहुत सारे कारण थे। तो अंडरस्टैंडिंग का क्या रोल है एजुकेशन में? चूंकि मूलतः ज्ञान समझ से ही प्रिजर्व होता है। उसका प्रिजर्वर क्या है? तो टाइम। अगर अंडरस्टैंडिंग, अगर अंडरस्टैंडिंग बन गई तो ज्ञान सालों साल तक प्रिजर्व रहेगा, वरना वो उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसी की पड़ताल करने की मैंने कोशिश की कि इतने अच्छे जवाब लोग दिए, इतना अच्छा सबका परफॉर्मेंस था, इतनी अच्छी ट्रेनिंग थी, फिर भी जो मैं चाह रहा था वैसे जवाब देने में बहुत लोग परफॉर्मेंस वो नहीं कर सके। हालांकि बहुतों ने बहुत अच्छा किया। रिजल्ट में तो रिटेन का बहुत बड़ा रोल होगा, लेकिन वो गलती आपसे ना हो, आप उन गलतियों को ना दोहराए। तो आज मैंने यही लाया है कि एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के बीच क्या रिलेशन है। उससे भी बीइंग ए टीचर, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, स्पेशली द टीचिंग द class 8, 9, 10th, 11 and 12. That is called higher secondary level. It is a very important, because after class 8th या within the class 8th, the totally mental development is totally different from the class 7 and below the class 7. What is the difference? So according to Jean Piaget, it is totally governed and guided by abstract thinking. What is abstract thinking? तो अब अमूर्त सोचने लगता है। कल्पनाओं की दुनिया में बहुत इमेजिनेशन पावर उसका बहुत बड़ा हो जाता है। उसके ज़िंदगी के ख्वाब रचने बसले उसके आंखों में लगते हैं। तो चलिए, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं बात करता हूँ कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है। तो किसी भी शब्द को जानने के लिए हम डिक्शनरी का सहारा पहले लेते हैं। व्हाई? बिकॉज उसमें मिनिमम, डिक्शनरी के अंदर बहुत डिबेट के बाद किसी शब्द को इनकैप्सुलेटेड किया जाता है और उसके डिफिनीशन को यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल बनाया जाता है, यानी सर्वमान्य परिभाषा उसकी निकलती है। तो मैंने कई डिक्शनरी को देखा और एक मोटा मोटी उससे निकाला कि कहता है एजुकेशन एज ए ब्रिंगिंग अप और ट्रेनिंग ऑफ चाइल्ड, इंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रेंथिंग द प्रोसेस ऑफ बॉडी एंड माइंड। यानी शिक्षा क्या है कि बच्चों के पालन पोषण, प्रशिक्षण, निर्देश शरीर और मन की प्रक्रिया को मजबूत करता है। तो अल्टीमेटली शिक्षा जहां रिजल्ट लाता है कि तन और मन को मजबूती इससे मिलती है। जब मजबूती इससे मिलेगी तो एक अच्छा वो रिजर्वॉयर क्रिएट होगा, एक अच्छा गहरा सा जलाशय बनेगा मन, जिसमें हम ज्ञान को डाल पाएंगे। अब मैं थोड़ा और इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं कि अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो न्यू जिसको हम कहते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी,
एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इससे पहले भी पॉलिसी आई थी बिफोर डेट 1986 में, उस पॉलिसी का भी था नाम एनईपी, लेकिन दोनों में नाम का डिफरेंस है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या डिफरेंस है? तो अभी जिस पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, और जो इससे पहले पॉलिसी थी उस पॉलिसी का नाम था नेशनल पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस पॉलिसी का नाम है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यानी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और उसका था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन 1986, उसमें प्रीपोजिशन लगा हुआ था। तो एक थोड़ा सा अंतर है। अब ये पॉलिसी क्या कहता है कि आज इस पॉलिसी के अंदर 3 साल के बच्चे 3 इयर्स से लेकर 18 इयर्स डायरेक्टली स्कूल सिस्टम में एब्जॉर्ब होने जा रहे हैं। बिफोर दैट, इससे पहले क्या था, तो चूंकि स्कूल अब जो है राइट टू एजुकेशन के ही दायरे में आएंगे, बट बिफोर दैट भी थी व्यवस्था, ऐसी नहीं है, अंग्रेजों के समय से ही चीज है, नथिंग इज न्यू, बट वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पड़ी हुई थी, जैसे शिक्षा खुद पड़ी हुई थी राइट टू एजुकेशन से पहले। तो एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसमें खाना पूर्ति होती थी मास एजुकेशन के केस में। बट इन द अर्बन एरिया देयर आर सो मेनी schools are here, creche are here, or so many alternative arrangement. But in rural area or in area where the population income are very low, there is no any provision except somewhere Anganwadi, but totally depends upon the state activities. तो ये जब ये आ गया तो ये किसके कहने पे आया? Who is responsible for that? कि all psychologists or education philosopher, education policy makers and public policy makers, according to उनके एडवाइस से आया कि बेसिकली इट इज़ नॉट अ स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इट इज़ ए स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, कि हम कैसे किसी से बात करेंगे, हमारे नेचुरल हैबिट्स कैसे डेवलप हो, हम कैसे अपने को रखेंगे। तो इट इज़ टोटली द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये पूरी यात्रा जो है अंडरस्टैंडिंग की है, और इसमें के लिए पहली बार इन फर्स्ट टाइम एक एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फर्स्ट सेगमेंट जो बना है 5 ईयर का, दैट इज कॉल्ड द फाउंडेशनल स्टेज, 3 साल से लेकर दूसरी क्लास तक, 7-8 साल तक। तो उसके लिए एनसीएफ भी आ गई, किताबें भी आ रही हैं। वो थोड़ा सा चैलेंजेबल है चूंकि अभी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आई। द थिंग इज देयर कि स्कूल पार्टिसिपेट एंड ट्राइंग टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी चाइल्ड। इट इज अ मेजर क्वेश्चन, नॉट अ क्वेश्चन कि आप उसे कुछ लर्न कराने लगो, एक सिलेबस को पढ़ाने लगो, प्रेस्क्राइब बुक्स में फंसाओ। लेकिन इस पे थोड़ी सी बात चलने लगी है कि नहीं, अब ये डिबेट का मैटर है। लेकिन आफ्टर ऑल इंडिया जैसे देश में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतना बड़ा सिस्टम एक फिलोसफिकल एटीट्यूड से चलाया जाए। ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? चूंकि इनको जो पढ़ाएगा उसके लिए रूल्स आ गए हैं कि डीएलडी ही होगा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 ईयर ट्रेनिंग्स के बाद। उसके भी सर्कुलर गवर्नमेंट के आ गए। तो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और बच्चों को समझना इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट। तो एक मिनिमम कंप्रोमाइज मोड में ये सिस्टम चलेगा ताकि बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग को हम डेवलप कर सकें। अब सवाल है
कि इस अंडरस्टैंडिंग में हम क्या करते हैं। एजुकेशन में जब सिलेबस बेस हो जाता है तो हम क्या सीख जाते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और एंड कहाँ जाके होती है, बड़े बड़े थ्योरी पे। आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कार्ल मार्क्स का क्लास स्ट्रगल थ्योरी, गांधी के राइट मीन्स राइट एंड पे आ जाती है। तो न्यूटन के ग्रेविटेशनल थ्योरी ऑफ ग्रेविटिविटी देखते हैं। तो सबके अलग अलग, केन्स के अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्योरी देखते हैं। तो तमाम चीज़ों पे जाके ए फॉर एप्पल से जाके वहाँ शुरू होता है। तो इस जर्नी के अंदर ये मैटर करता है कि आप इंफॉर्मेशन लोडेड हो रहे हो या एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी जर्नी को चला रहे हो। दिस इज अ टू मेजर पिवोटल पॉइंट ऑफ द डिबेट ऑफ द एजुकेशन, कि ईदर यू डेवलप अंडरस्टैंडिंग और यू डेवलप द गैदरिंग द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना को अगर हम बहुत देर तक ठूसेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अपार्ट फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, जो अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम जो डेवलप हुआ है, दिस इज कॉल्ड द कोचिंग सिस्टम। क्या हो रहा है, ठूसा जा रहा है, ठूसा जा रहा है। ये कंपटीशन नहीं है कि हमारे किस बच्चे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये कंपटीशन है कि उसको लोड कर दिया जाता है एक ट्रक माल, छोटे से ब्रक, कि पढ़ो पढ़ो। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा तब तक क्या होगा, स्टडी अपने मीनिंग को नहीं खोलेगा। क्योंकि बार बार कहता हूं कि पढ़ने से ज़्यादा समहाउ लिखना ज़रूरी है। बिकॉज लिखना क्या है, वो भी एक वर्ब है, राइटिंग और लर्निंग, दोनों वर्ब के बीच जो पुल बनाता है अंडरस्टैंडिंग। अगर बात को हम ठीक से समझते हैं तो चीज़ों को हम दूसरे को समझाते हैं, बड़ा साइलेंटली होता है। दूसरा उसको पढ़ के ही आपको पूरा जज कर लेता है, आपको कुछ भी बना देता है, व्हाटएवर। तो ये रोल डेवलप होना चाहिए हमारे इंटरव्यू में भी, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कम हो, कोई बात नहीं, चलेगा, नॉलेज भी चलेगा, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग कहीं भी कम नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ के प्रति। तो अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर हम समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस को उठाते हैं, कि जो क्वेश्चंस प्रिंसिपल इंटरव्यू में मुझे बहुत नर्वस किया लोगों से बात करने के बाद, वो क्या था, गुरुओं ने समझ का उपयोग नहीं किया। द गुरुज डिड नॉट यूज अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि डिड नॉट ऐड कॉन्टेस्ट टू देयर आंसर एंड रीनेम्ड वेरी जेनरिक। बहुत ही जेनरिक आंसर वो देते रहे। यूपीएससी है, जेनरिक आंसर देने से क्या होता है कि डिस्कोर्स क्रिएट नहीं होता। वो जस्ट नहीं जानना चाह रहा है यूपीएससी या कोई भी इंटरव्यू बोर्ड कि आप पैरोटिंग करें, आप ए फॉर एप्पल बोले, थोड़े से उसको डिस्कोर्स में लाएं, थोड़े संदर्भ दें। अपनी जो बात कह रहे हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको जो मन करे कहे, उसके कुछ संदर्भ होने चाहिए। मैंने उसी एंगल से पढ़ाया था। तो उस संदर्भ देने वालों के लिए, जिसके कई रूप थे, कई बार हम लोगों ने कहा था अपने मटेरियल्स को ले जाइए जो बेहतर है, तो एक रेफरेंस हुआ, उसके साथ चले, या कोई आंसर हम दे रहे हैं तो हम अपनी बात को ये कर रहे हैं कि चूंकि आफ्टर ऑल वी आर वेल ट्रेंड, आप सब, यू आर सब ट्रेंड ग्रेजुएट। तो एक लेमैन किसी चीज़ को बताता है, हिस्ट्री को ही बताता है, कोई भी आंसर देता है तो डिफरेंट है। वो सीधे सीधे सरल शब्दों में वेरी सिंपली एक्सप्लेन इज नॉलेज नॉट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन हमारे पास एक पूरा सधा हुआ एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और आफ्टर ऑल एक बहुत सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल एनालिसिस is the third thing that is a very important for any interview. Why did this happen
इट्स आर्गूमेंट्स आर समय का अभाव, लैक ऑफ टाइम। सारे टीचरों के पास समय का अभाव है, नो डाउट, स्पेशली इन दिल्ली। इतने काम हैं, ऊपर से घर गृहस्थी कहाँ छोड़ेगा। तो मैंने ये पाया कि सबके पास समय का अभाव है और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डिड नॉट फॉलो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने उसका पालन नहीं किया। बहुत से लोग काल्पनिक प्रश्नों के द्वंद्व में रहे। मेनी पीपुल्स कुड नॉट कम आउट ऑफ द ड्युअलिटी ऑफ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। इधर उधर से, चूंकि हमारे पास भी क्वेश्चन आते थे, मुझे हंसी आती थी, उन चीज़ों को नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कुछ चीज़ें देखने और सुनने के बाद वहीं पूर्ण विराम पा जाती है। तो हाइपोथेटिकल, उससे क्या होता है कि बिल्कुल ये डे वन से कहा जा रहा है, आप सब लोगों को भी कह रहा हूं कि जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है दैट इज कॉल्ड डैफ, वही तो आपका आईना है, उसी को तो देखो हर एंगल से, और आप एक मकड़ी का जाल बुनो कि इसमें मुझे मकड़ी फंसानी है, आप मकड़ी मत बनो कि उसके जाल में फंस जाओ। कुछ लोगों ने किया है, उस जाल के अंदर फंसाया है, ऐसे लोग भी हैं अच्छे खासी संख्या में। तो ये बहुत जरूरत है। फोर्थ थिंग इज नॉट गुड डिस्प्ले ऑफ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास का उनके अंदर कहीं ना कहीं अभाव झलका, या तो यूपीएससी के नाम से घबराए, नर्वस, या पर्सनालिटी के कोई पार्ट थे, कुछ लोग इसमें भी आए। तो मेरा ये कहना है कि ये तो बिल्कुल ही इतनी बड़ी परीक्षा के रिटेन को क्रैक करने के बाद अगर हम अपने आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस में को ठीक से डिस्प्ले नहीं करें, ठीक से एक्सप्रेस नहीं करें, तो सब मेहनत बेकार है। अब मैं चलता हूं कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि गुड लिसनर बनिए, प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। जितने केयरफुली आप क्वेश्चंस को समझेंगे, उसमें जल्दीबाजी नहीं करना। पार्डन करके 2-3 बार क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन समझिए, चूंकि कोई जरूरी नहीं कि अगला का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो, तो चीज़ों को समझिए। दूसरी बात कि बेटर यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अपने समझ का बेहतर यूज कीजिए, न कि अपने ज्ञान का बेहतर यूज कीजिए। समझ में क्या, आपके पास एक्सपीरियंस है, इसीलिए तो 10 ईयर 2 ईयर कुछ भी एक्सपीरियंस मांगा जाता है, वो ज़्यादा झलकना चाहिए। हर चीज़ रेफरेंस से आना चाहिए, इतने दिन के कैरियर से आना चाहिए, इतने दिन के अचीवमेंट से आना चाहिए। और जब प्रश्न नहीं जानते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ना कह के चलिए आगे बढ़िए, उलझ जाइए नहीं, न उसे उलझने दीजिए, बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिए उसको जवाब देने का। और जितना ज्यादा यूज, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस यूज कीजिए, फिर जाके अच्छा करेंगे। अब एजुकेशन और शिक्षा और अंडरस्टैंडिंग की बात के लिए मैं थोड़ा उपनिषद की एक कथा मुझे याद आ गई। वो कथा है कि उद्दालक ऋषि के पुत्र थे और उनका नाम अरुण था। अरुण ने, जिसको मैं इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, जिसकी चर्चा बहुत बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी करती है, तो मैं थोड़ा उसको देखना चाहा। तो उसी में सत्यकेतु अरुण का, उद्दालक पुत्र का जिक्र है। तो पिता के आश्रम में गया, गुरुकुली का। आफ्टर 12 ईयर वहाँ एडमिशन लिया, दैन 12 ईयर वहाँ गुजारा। तो एक तो पिता गुरु था, तो उसे, और जो कुछ लोग थे राजकुमार, तो उसे लगता था कि मैं समथिंग डिफरेंट हूँ। तो पिताजी को लगा कि इसके एटीट्यूड में कहीं ना कहीं अहंग आ चुका है, ईगो आ चुका है, डेवलप हो चुका है। तो उन्होंने उससे 3 प्रश्न पूछे कि पुत्र, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दें। उसने कहा हाँ पूछिए पिताजी। तो पहला प्रश्न था, दैट विच इज नॉट पॉसिबल टू हियर इज ऑल्सो हियर्ड। जिसको सुनना संभव नहीं है वो कैसे सुन लिया जाता है। अब चुप। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा
कि हाउ डू वी गेट व्हाट वी डिड नॉट एक्सपेक्ट। जिसका हम सोचते नहीं हो उसको पा लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन था अनजाना कैसे जाना पहचाना लगता है, हाउ द अननोन बिकम नोन। एक भी प्रश्न का अरुण ने जवाब नहीं दे सका, सत्यकेतु नहीं दे सका। क्या था, पढ़ाई तो पूरी की थी, लेकिन ये सारे सवाल क्या हैं, इंटरडिसिप्लिनरी। ये सवाल पूरी जिंदगी की सच्चाई है, ये सवाल पूरा एनालिटिकल है, और ये सारी चीजें डेटाज इंटरप्रिटेशन है। ये सारी चीजें हाउ अचीव, तो विथ अंडरस्टैंडिंग। अगर मुझसे ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या जवाब दे सकते हैं? जिसका सुनना संभव नहीं है वो हमें कैसे सुनाई देता है? तो सीधा सा मतलब है कि सारे बाह्य क्रियाओं के लिए हमारी ज्ञानेंद्रियां मदद करती है, हमारी फीलिंग्स। ये टोटली क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस का बनता है, संवेदी बुद्धिमत्ता का बनता है, कि हम उससे चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, फीलिंग करते हैं। क्योंकि जब हम नेचर के कांटेक्ट में होते हैं तो नेचर और हमारे बीच डायलॉग नहीं होता है, वो वार्तालाप नहीं होती है। चाहे वो नेचर के और किसी प्रोडक्ट के साथ रहें या नेचर के कोई और क्रिएशन के साथ रहें, लाइक बर्ड्स है, एनिमल्स है। हम डॉग्स को रखते हैं, काउस को रखते हैं, घर में डोमेस्टिक बना के घोड़े को रखते हैं, लेकिन क्या है वो फीलिंग्स? तो वो इमोशनली वो चीज़ों को फील करना होता है, तब जाके हम किसी आवाज़ को कन्वर्ट करते हैं। जैसे आज बहुत सारे इक्विपमेंट है जो हम बोल रहे हैं उसको कन्वर्ट कर रहा है। तो कन्वर्जन द कैपेसिटी क्या है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस का ही तो डेवलपमेंट है। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर हियर, हाउ डू वी गेट व्हाट डिड नॉट एक्सपेक्ट। कैसे हम पाते हैं? तो पूरा जीवन का कर्म फल है। जितना ज्यादा हम पॉजिटिव होके क्रिएटिव होते हैं, हम जितना नेचुरल होते हैं, जितना उसके रूल को केस पे चलते हैं, जितना हम हेट से दूर होते हैं, तो हाईली पॉजिटिव हैं और हाईली कर्मयोगी हैं। तो वही तो है कृष्णा का कर्मण्यवादिका रस्ते माफलेसु। वो बात बाद में लिखी गई है, इस उपनिषद के बाद की चीज है गीता। तो उससे हमें एक हमारे कर्म के, हमारे डीड्स वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको जन्मदिन पे कि नेक्स्ट डे उसे एक गुल्लक दे दे, एक बैंक दे दे मिट्टी का या किसी चीज़ का, बोले इसमें पैसा डालो, जो कुछ भी तुम्हें मिलता है डालो। बिफोर उसके कमिंग बर्थडे से पहले उसको क्रैक करें, उसको तोड़ दें, उसके पैसे गिन के उसके लिए कुछ ला दें। तो चूंकि वो अब इकोनॉमी नहीं समझ रहा है कि क्या प्राइस मूल्य है किसी चीज़ का, अदला बदला बार्टर नहीं समझ रहा है, लेकिन जो चीज़ प्रेजेंट करेंगे बहुत खुश हो जाएगा। व्हाई? है तो सब उसी का किया हुआ, उसने इकट्ठा किया, उस पैसे से आया। तो यही तो जिंदगी है कि हम इसी प्रक्रिया से तो जिंदगी चलती है। अगर इसको कोई समझ गया कि कोई जरूरी नहीं कि हर फल का, हर स्टेप का कोई रिजल्ट आता हो, अगर वो पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ अच्छा करे, जर्नी पूरी होगी। बैठ के बिलाप करने से नहीं हो सकता कि ऑलवेज यू क्राइंग एंड कंप्लेनिंग, ये वो दिस एंड दैट। यही तो सिस्टम है कि जो सिस्टम में है उसको कैसे हम बेहतर चला सके। और कंप्लेन करके ये हो वो हो, उस पर तो कोई भी चला सकता है, और उसका तो कोई एंड ही नहीं है। माल्थस कहता है कि कितना भी संसाधन तो ले लोगे तो कमी रहेगी। तीसरा क्वेश्चन है, अनजाने जाने पहचाने कैसे लगते हो? तो कब लगता है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, उसकी पॉजिटिविटी, उसकी एक्टिविटी, उसके हाव भाव आपको अच्छे लगते हैं, तो लगता है कि इस आदमी को जान रहा हूं। क्यों जान रहा हूं? चूंकि आप उसके, यू आर ऑल्सो ऑनर ऑफ सच ए पर्सनालिटी, यू आर ऑल्सो कैरिंग सच ए पर्सनालिटी। आपका डेवलपमेंट उसी ढंग से हुआ है, तो लाइक माइंड पीपुल एक जैसा लगता है। तो कितना नॉलेज कहां अप्लाइड होता है? तो उद्दालक ने गुरुकुल में अपने पुत्र पे ही इसको अप्लाई किया। अब जवाब सीधा है,
कि उसने केवल पढ़ा और अभ्यास किया, समझ नहीं बन रहा। अरुण कुड नॉट आंसर इवन अ सिंगल क्वेश्चन व्हाई। द आंसर इज सिंपल, ही इज ओनली रीड एंड प्रैक्टिसेस बट कुड नॉट इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग। तो क्या इस केस में शिक्षा फेल हो गई? अब एक और उदाहरण मैं उठाता हूं, ऐसे ही मुझे दिख गया, टीएस इलियट का। 20वीं शताब्दी के बहुत ही महान पोइट हैं, ऑल टाइम मैं बहुत फेवरेट है, इनकी अजीब जीवन कथा है। तो अमेरिकन थे, फिर ब्रिटिशर्स हुए, फिर अमेरिकन हुए। तो टीएस इलियट की एक कविता है जिसमें, उसको मैं बोरआउट करके यहाँ पे आपके लिए परोस रहा हूँ कि अरुणिकेश को और हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वेयर इज लाइफ वी हैव लॉस्ट इन लिविंग। वेयर इज लाइफ, जीवन कहाँ है जिसको मैंने जीने में खो दिया। वेयर इज विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज। विजडम को हिंदी में प्रज्ञा कहा जाता है, बुद्धिमत्ता भी लोग बोलते हैं। तो वेयर इज विजडम, प्रज्ञता कहाँ है। वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, ज्ञान के चक्कर में हमने प्रज्ञा खोज दिया, प्रज्ञता खोज दिया, बुद्धिमत्ता खो दिया। वेयर इज नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। नॉलेज कहाँ है, हमने तो सूचना के चक्कर में उसको खो दिया। यही तो हो रहा है सारे इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं। आप टीचर हैं, आपको पता है, इसके लिए किसको दोषी ठहराया जाता है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। हालांकि मेरे फेवरेट हैं बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम की टैक्सोनॉमी ही से ही सारी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था चलती है। उसका जो शिक्षा का वर्गीकरण है, बराबर मैं नाम लेता हूं। तो बेंजामिन ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी बनाया, उस पर एक बड़े तबके का, बड़े स्कॉलर्स का एक डिबेट है कि ये आदमी पूरे वर्ल्ड के शिक्षा को खत्म कर दिया। तो फिर कहता है द साइकिल ऑफ हेवन इज 20th सेंचुरी। 20वीं सदी में स्वर्ग के चक्र ब्रिंग अस फर्दर फ्रॉम गॉड एंड नियरर टू डस्ट। अब मुझे भगवान के यहां से ले आओ और धूल में मिलाओ, माने मीन्स कि जीवन की सच्चाइयों में लाओ, प्रैक्टिसेस में लाओ, अंडरस्टैंडिंग हम बना सके। तो दिस इज द फैक्ट कि जब तक जमीन पे चीज़ों को नहीं रखा जाए तो बड़े बड़े महलों और स्कूलों और इसी क्लास में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। तो आपको भी एक ही आग्रह है कि अपनी समझ बनाइए। एक बड़ी बीमारी हो गई है कि लोगों को लगता है अच्छा ये पॉलिसी है, कहीं सरकार के खिलाफ नहीं जा रहा है। अरे भाई, सत्य को सत्य कहने में क्या अपराध है? तर्क तो आपके अंदर होना चाहिए। बहुत कुतर्की को देखता हूँ इतिहास के बदले साहित्य को रचने में लगे हुए हैं, तो ऐसी गलती तो आप नहीं करते, तो क्या दिक्कत है? जैसे मैंने क्लास में बताता हूं वैसे कहने में क्या दिक्कत है कि देश में 6% जीडीपी एजुकेशन पे खर्च करने की बात कोठारी आयोग से हो रही है, डे 1 से हो रही है, और आज भी हुई है। आप 2.9 पे हैं। अब एक नई बात है कि भाई स्टेट के भी शेयर मिलेंगे तो हो जाएंगे। तो अब बताइए 6% में 50% स्टेट, 50-50 पे कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? तो जब तक आप इतनी बड़ी शिक्षा का ताना बाना कर दिए, इतना बड़ा सामियाना है, इतना निमंत्रण है, और बारात को पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं, 3 साल से लिया है, सब कुछ लिया है, कौन सा स्टेट देने जा रहा है? जो दिल्ली सबसे ज्यादा देता है वो तो अपने जीडीपी का 2 से नीचे, 3-2-5 ही है। कैसे, हाउ इट पॉसिबल? तो ये सारे डिबेट है। तो सत्य को कहने में क्या दिक्कत है? जो आप पढ़ते हैं वो देखिए, डेटाज दीजिए, इससे थोड़ी आपका नंबर काटेगा। आप गुलाम नहीं हो भाई, आप गुरु हो और मेरिट शो की हो। बताओ प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आएंगी। खैर, अब मैं घोषणा कर दूं। मुझे सामने ना वीडियो मेरा अच्छा नहीं आ रहा, दोस्तों मैं नेचुरल नहीं बन पा रहा हूँ, ये बड़ा काला काला आ रहा है, क्या हो गया कैमरे में। खैर, केबी असिस्टेंट प्रिंसिपल, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड फाइनेंस ऑफिसर, इसके क्रैश कोर्स होंगे 15 से 20 घंटे का। हालांकि जो वादा करता हूं उससे बहुत ज्यादा होता है।
क्वेश्चन आंसर अनलिमिटेड आवर्स का, जितना आप पूछ लो। उसका 2 मॉक इंटरव्यू फेस टू फेस होंगे फिजिकल मॉडल पे, जिसमें दोनों बात होंगी। क्लास भी, एक मॉक इंटरव्यू का क्लास परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग होगी, दूसरा टोटल फेस टू फेस 4 लोगों का बोर्ड होगा। और पूरे रिसर्च पूरे हो गए हैं। आप ऑफिस में मिस्टर मनीष कुमार से बताएं, और 9,999 रुपये उसके फीस रखे गए हैं। बात करें अभी, वो फीस स्ट्रेट फॉरवर्ड डायनेमिक फीस में विश्वास करता है। अभी एडमिशन ले लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। बाद में प्रेशर देने लगते हैं और बहुत कम समय में बहुत कुछ दिया नहीं जा सकता। अंडरस्टैंडिंग बनाइए। और ये फीस 19,999 तक जाएगा, इसलिए विलंब मत कीजिए। और वाइस प्रिंसिपल वाले आप लोग भी एडमिशन लीजिए। अब आपका क्लास बिल्कुल स्मूथ चलेगा। जय हिंद।